नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दिखावे की काट। दीवार से सिर टिकाकर नमिता शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी। अब भी कभी कभी एक आध आंसू पलकों पर आता और उसके गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थी। भाभी के दोनों बच्चे ऋषि और रिनी सहमे हुए से माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता। बुआ नमिता के पास बैठी थी और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह बैठे हुए थे। नमिता का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार करने जा चुके थे। नमिता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता ने ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन ने चलना सीखा। इस लायक बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सकें। और आज वही पिता अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस दुनिया से चले गए। वह पिता की याद में फफक पड़ी। पास बैठी बुआ उसे दिलासा देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगी। घड़ी ने 5:30 बजाए तो रिश्ते की एक दो महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गईं। दाह संस्कार से पुरुषों के लौटने से पहले घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर नमिता ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, नमिता सोच रही थी। व्यक्ति के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं जैसे कि कोई छूत की बीमारी थी, जिसके दूर हटते ही स्नान करने लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियाँ संस्कार हैं या कुरीतियाँ, इंसान की भावनाओं का ध्यान नहीं है। बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। औरतों का नहाना हुआ ही था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं अब पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगी। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नमिता का भाई मानव नहाकर आकर बहन के पास बैठ गया तो नमिता भाई के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। भाई की आंखें भी भीग गईं। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत नमिता, मैं तुम्हें कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा यह घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा पिताजी के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो नमिता की दुखी मन को काफ़ी सहारा मिला। जीजाजी, बाबूजी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? मानव के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यहीं रहने दे राम, यह सब बाद में करते रहना। इतनी जल्दी क्या है? मानव के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग हैं तो यह सब हो जाएगा। फिर मेहमानों के सोने के लिए भी जगह चाहिए ना। राम, तुम पिताजी का बिस्तर और कपड़े वृद्धाश्रम में दे आओ, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। मानव ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पिताजी की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? नमिता ने एक कमजोर सा प्रतिवादन करना चाहा, लेकिन तब तक मानव राम के साथ पिताजी के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद भैया की आवाज़ आई। नमिता, जरा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए नमिता पिताजी के कमरे में गई। देख नमिता, तुझे पिताजी की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, मानव ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। नमिता समझ गई कि भाभी यह देखना चाहती हैं कि वह क्या ले जा रही है। पिताजी की पढ़ने वाली मेज पर उनका और माँ का शादी के बाद का फोटो रखा हुआ था। नमिता ने जाकर वह फोटो उठा लिया। वह इस फोटो को संभाल कर रखेगी। पिताजी की सोने की चेन और 2 अंगूठियाँ फोटो के पास ही एक छोटी ट्रे में रखी थीं, जिन्हें माँ ने घर खर्च के लिए मिले पैसों से बचा बचाकर अलग अलग अवसरों पर पिताजी के लिए बनवाया था। चूंकि ये चैन और अंगूठियां माँ की निशानियां थी,
इसलिए पिताजी इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। नमिता ने फोटो को कसकर सीने से लगाया और तेजी से पिताजी के कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने देख लिया कि भाभी की नज़र ट्रे में रखी चीज़ों पर जमी है और चेहरे पर एक राहत का भाव है कि नमिता ने उन्हें नहीं उठाया। उसके मन में एक तृष्णा का भाव पैदा हुआ कि थोड़ी देर पहले भैया के दिलासा भरे शब्दों में कितना खोखलापन था। यह समझ में आ गया। भैया के दोनों सालों ने मिलकर पिताजी के कपड़ों और बाकी सामान की गठरियां बनाई और वृद्धाश्रम में पहुंचा आए। पिताजी का लोहे वाला पुराना फोल्डिंग पलंग और स्टूल, कुर्सी, मेज और बेंचें वहां से उठाकर सारा सामान छत पर डाल दिया कि बाद में बेच देंगे। भाभी की बड़ी भाभी ने कमरे में फिनाइल का पोंछा लगा दिया। पिताजी उस कमरे में 50 वर्षों तक रहे, लेकिन भैया ने 1 घंटे में ही उन 50 वर्षों की सारी निशानियों को धो पोंछ कर मिटा दिया। बस उनकी चैन और अंगूठियां भाभी ने झट से अपने सेफ में पहुंचा दी। रात को भाभी की भाभीयों ने खाना बनाया। नमिता का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसने नाम चारे को खा लिया। सोते समय नमिता और बुआ ने अपना बिस्तर पिताजी के कमरे में ही डलवाया। पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवाकर दोनों लेट गईं। बुआ ने पूरे कमरे में नज़र डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। नरेश बाबू ने अपने जीते जी न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने ही हमेशा उन दोनों के लिए ही माँ की भूमिका निभाई। बेटा, अब तू भी अभय के पास सिंगापुर चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। मानव का रवैया तुझे पता ही है। जो अपने जन्मदाता की यादों को 1 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया, वह तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपाकर कहा। अनुभवी बुआ की नजरें उसके भाई भाभी के भाव पहले ही दिन ताड़ गईं। हाँ बुआ, सच कहती हो। बस पिताजी की तेरहवीं हो जाए तो चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो। नमिता के आगे के शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रही। पिताजी ने नमिता के विवाह की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी ने 2 साल पहले उसकी शादी अभय से की थी। साल भर पहले अभय को सिंगापुर में अच्छी जॉब मिल गई। वह नमिता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पिताजी की नरम गरम तबीयत देखकर वह अभय के साथ सिंगापुर नहीं गई। अभय का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए अभय के सिंगापुर जाने के बाद नमिता अपनी नौकरानी को साथ लेकर रहती थी। अभय छुट्टियों में आ जाता था। नमिता ने बहुत चाहा कि पिताजी उसके पास रहें, पर इस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वही हर रोज दोपहर को पिताजी के पास चली आती थी। बुआ वडोदरा में रहती थी। उनका भी बार बार आना संभव नहीं था और अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पिताजी की तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को नमिता बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। अभय के रोज फोन आते और उससे बात कर नमिता के दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती थी। अभय और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर नमिता चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल दी। रसोई घर का रास्ता भैया के कमरे के बगल से होकर जाता था। अंदर भैया, भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो ना चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पिताजी के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने पर सलाह मशवरा कर रहे थे।
बच्चों के लिए फर्नीचर कैसा हो, कितना हो, दीवारों के पर्दे का रंग कैसा हो और एक अटैच बाथरूम भी बनवाने पर विचार हो रहा था। सब लोग उत्साह से अपनी अपनी राय दे रहे थे। बच्चे भी खुश हो रहे थे। नमिता का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पिताजी अपनी बाहों और पीठ पर लाद लाद कर घूमे हैं। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाएं, लेकिन पिताजी इनके सराहने बैठे रात रात भर जागते। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते। और आज वे ही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भूलकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं। खैर, ये तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़ों को ही किसी बात का लेश मात्र भी रंज नहीं है तो इन्हें क्या कहना। सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पिताजी के जाने की राह देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उनके कमरे को हथियाकर अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा लें। यह तो पिताजी की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग तो कब का उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा चुके होते। नमिता से और अधिक वहां खड़ा नहीं रहा गया। उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गए। पिताजी की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाज़ों से घावों पर नमक छिड़कने का सा एहसास होता था। पर बुआ के सारे वे दिन भी निकल ही गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो नमिता और बुआ दोनों ही बिलक उठी। 9वें दिन वे रूढ़िवादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा में पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और नमिता दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हर श्लोक में पंडित नमिता के पिता के नाम नरेश के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। व्यक्ति के नाम के आगे बार बार प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वह कभी भी जीवित ही नहीं था, बल्कि प्रेत योनि में भटकता हुआ कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणित कार्य लग रहा था। नमिता से वहां और बैठा नहीं गया। वह भागकर पिताजी के कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। कैसे हैं धार्मिक शास्त्र और कैसे थे उनके रचयिता? क्या उन्हें इंसानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था? जीते जागते इंसानों के मन पर कुल्हाड़ी चलाने वाली भावहीन रूढ़ियों से भरे शास्त्र और उनकी रस्में, जिनमें मानवीय भावनाओं की कोई कद्र नहीं। आडंबर से युक्त रस्मों को खोखले कर्मकांड से भरे शास्त्र। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए तब नमिता अपने आप को संभालकर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुड़ा हुआ था। रस्मों के मुताबिक 9वें दिन पुत्र और पौत्र के बाल निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर नमिता का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती हैं ये रस्में जो पल पल इंसान को हादसे की याद दिलाती रहती हैं और उनका दुख बढ़ाती हैं। अभय को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पिताजी की 13वीं पर वह आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पिताजी की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। नमिता का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में रुकने का, लेकिन पिताजी की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोलकर खर्च किया। लोग भैया की तारीफें करते नहीं थके कि बेटा हो तो ऐसा। देखो पिताजी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। दान पुण्य, अन्नदान। 2 दिन तक सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने छक्कर खाया और भैया भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए। नमिता, अभय और बुआ तटस्थ रह रहकर यह तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा है, इसमें तनिक भी भावना या श्रद्धा नहीं है। यह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है। जीते जी पिताजी को दवाइयों और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर कोरे दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर
ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपए फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पिताजी कई बार 2 बजे तक एक कप चाय के भरोसे पर भूखे रहते थे। नमिता जो दोपहर में आती तो उनके लिए फल, दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। रात को कई बार भैया व भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां एक कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रखकर चली जाती। तब पिताजी या तो वही खा लेते या उसे फ़ोन कर देते। तब वह घर से गर्म खाना लाकर उन्हें खिलाती। नमिता सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपुत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पिताजी को भैया ने कभी कपड़े, शॉल, स्वेटर के लिए नहीं पूछा। इसके उल्टे अपने खर्चों और महंगाई का रोना रो रोकर हम हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे। लेकिन उनकी 13वीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान किए। नमिता को याद है उसकी शादी से पहले पिताजी के पलंग की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर। विवाह के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया तो सबसे पहले उसने पिताजी के लिए चादरें और तकिए के कवर खरीदे थे। जीवित पिता पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पिता के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया। अभय ने 2 दिन बाद के अपने और नमिता के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज नमिता के आगे रख दिए। दरअसल पिताजी ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम तो अभय के साथ सिंगापुर जा रही हो, और वैसे भी अभय का अपना खुद का भी मकान है। तो भैया ने बात आधी छोड़ दी, पर नमिता उनकी मंशा समझ गई। भैया चाहते थे कि वह अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई झंझट ना रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागजों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे पिता की यादें मेरे जीवित रहने तक बरकरार रहें। कठोर स्वर में बोलकर नमिता ने कागज भैया के हाथ से लेकर अभय को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सके। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पिताजी ने तुम्हें दिए थे। अब पिताजी की अंगूठी और चैन आप मुझे दे देना निकाल कर। भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को अभय और नमिता ने पिताजी का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख दिए। नया गद्दा पलंग पर डलवा दिया। पिताजी के कमरे और उसके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नज़र डालकर नमिता बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यही रहेगा बुआ, क्योंकि पिताजी की यादें इसी जगह पर हैं। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना। मैं जब भी यहाँ आऊँगी आप भी आ जाया करना। हम यहीं रहा करेंगे। बुआ ने नमिता और अभय को सीने से लगा लिया और तीनों पिताजी को याद करके रो दिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।